रेडियो उड़ान पर आ रहे हैं ट्रेंडिंग बाबा। आहा, बाबा जी की जय हो। खुश रहो बस, खुश रहो। बाबा जी, इस बार लंका बहुत चमक रही थी, क्यों? अति उत्तम प्रश्न। लोगों ने वाकई में अफवाह फैला रखी है। लंका सोने की बनी है, सोने की बनी है, मगर वाकई में लंका सोने की नहीं, अरहर के दाल की बनी है। तभी तो लंका इतनी चमक रही है। बाबा की जय बोलो बोलो। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। रेडियो उड़ान पर फिर आएंगे ट्रेंडिंग बाबा। आहा, हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ। निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से प्रोग्राम बदलता दौर की डायरेक्ट सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी बात करवाने वाले हैं जानी मानी हस्ती से, जिनके साथ हम पहले भी एक बार डायरेक्ट टॉक कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो हमारी डायरेक्ट टॉक होने वाली है वो एक नए रूप में होने वाली है। कुछ नए मुद्दों पर बात होने वाली है और क्या इनकी राय है। इनका परिचय जब मैंने पिछली बार दिया था तो मुझे याद है कि मैंने परिचय देते समय कहा था कि इन्होंने रेवोल्यूशन लाई थी यूपी में 70 के दौर में। अब 2015 है और एक नई एनजीओ में इन्होंने ज्वाइन किया है, यानी कि इलेक्शन जीता है, बतौर जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम Mr. S.K. Singh ji, who became General Secretary of National Association for the Blind India. सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो रेडियो उड़ान की तमाम टीम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। तो सिंह साहब, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे ही आप नैब के जनरल सेक्रेटरी बने, उसके बाद आपने जो सबसे पहला जो स्टेप उठाया वो क्या था? तो सबसे पहले तो मैं देखा, क्योंकि हमारी मां भलाई के क्षेत्र में रहती है और संघर्षवादियों के समर्थन में रहती है, तो हमारे यहाँ एक एमएन करके संस्था है जो कि जोगेश्वरी में है, और वो वहाँ पर दृष्टिबाधित जो काम करने वाले लोग हैं उनको रखा जाता है कम पैसों में, और दूसरे दृष्टिबाधितों को वहाँ कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है, सामान बनाने का, दरी बनाने का, चद्दर बनाने का, और बाद में ट्रेनिंग देने के बाद उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। पहले का प्रोविजन था 25,000 रुपया उनको दे करके उनके गाँव में उनको रिहेबिलिटेट कराया जाता है। उसमें कुछ प्रोजेक्ट का पैसा हमें समाज कल्याण विभाग देता था, स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ पैसा चंदों से आता था। ट्रस्ट, वो जमीन नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के नाम पे, और उस जमीन हमने एक ट्रस्ट बना रखा है। उसमें 2 ट्रस्टी होते हैं बाहर के और 2 ट्रस्टी होते हैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के।
इन सब ने बच्चों के साथ काफी इनका विवाद चल रहा था कई सालों से, और रामकृष्ण जी का दृष्टिकोण बहुत गड़बड़ था। तो जो समाज कल्याण से हमारा वो ट्रेनिंग सेंटर के लिए पैसा मिलता था वो तो चल रहा था, लेकिन जो ये वर्किंग हॉस्टल था उसका तो चंदों से और उनके कुछ डोनेशन था वो भी देते, तो वो बंद कर दिया गया था। बच्चे वहां रहे तो रहे थे लेकिन बंद कर दिया गया था, उनको खाना देना बंद कर दिया गया था। और जब मैंने एचएसजी का पदभार ग्रहण किया उसके 2 दिन बाद ही उन लोगों का भी खाना बंद कर दिया गया जो लोग वहां पर जिनका ग्रांट मिलती थी समाज कल्याण विभाग से। हम सबसे पहले वहीं गए और हमने वहां विजिट किया और वहां बात की और देखा लड़के भूखे हैं। तो पहला काम मैंने उसी दिन उनको वायदा किया कि 24 घंटे के पहले हम आपका खाना शुरू करेंगे। ट्रस्टीज को हमने बुलाया जो पहले थे, उसमें कई लोग रिजाइन कर दिए थे, फिर भी आए और बात की और वो बच्चों के प्रति एडमेंट रहे कि नहीं, इनको निकाला जाए तब हम शुरू करेंगे, इनको निकाला जाए तब हम शुरू करेंगे, नहीं तो हम नहीं शुरू करेंगे। मैंने कहा नहीं, खाना उनका पहले शुरू होगा, कौन निकाला जाएगा कौन नहीं, कैसे क्या शुरुआत में तय होगा। खाना नहीं बंद हो सकता, जीने का अधिकार सबको है और जीने के अधिकार से वंचित आप नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर रहे हैं ट्रस्ट से तो हम अपने संगठन से कर रहे हैं। हमने इमीडिएट खाना उनका शुरू करवा दिया और उसका अच्छा प्रभाव भी पड़ा। और अंत में स्थिति आई जब खाना शुरू हो गया तो बच्चे भी कहने लगे सर आइए आप बैठिए और आप अगर कहेंगे कि हम लोगों को छोड़ना है तो हम छोड़ देंगे, लेकिन संस्था चलनी चाहिए। ये उन बच्चों का कहना है जिन बच्चों के बारे में वो बहुत आलोचना करते हैं। बहुत मारपीट हुई है, पुलिस भी आई है, पेपर में भी आया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इंटरवेंशन किया और रामकृष्णा जी केवल बैठे बैठे उसे देख रहे थे और वो किसी तरह भी पक्ष में नहीं थे। तो अंत में उन बच्चों ने हाई कोर्ट में लिख करके दिया कि नेशनल एसोसिएशन न्यूली इलेक्टेड टीम को ये संगठन चलाने के लिए हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय आदेश करे। उसकी भी 20 तारीख को डेट लगी हुई। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये कंटिन्यू रहेगा आपका ऐसा। और बिल्कुल रहेगा। ब्लाइंड का राइट जहां भी खत्म होता होगा वहां पर हर कीमत पे, किसी भी कीमत पे को चुकाकर हम उनकी भलाई के लिए लड़ेंगे। जी सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जब लास्ट टाइम हमारी बातचीत हुई थी तो उस समय आप विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एनएफबी के खिलाफ। तो उस समय एनएफबी के नहीं, यहाँ थोड़ा सा चेंज चाहूंगा मैं। एनएफबी के खिलाफ नहीं कर रहे थे, संतोष रुंगटा जी बिल्कुल, जो एनएफबी के जनरल सेक्रेटरी है संतोष रुंगटा जी के खिलाफ। जी उस समय उस प्रोग्राम में आपने कहा था कि एनएफबी को बचाना हमारा काम है, हम पुराने समय से जुड़े हुए हैं। अभी आपने सीधी यू टर्न ले ली, एनएफबी से सीधा नैब में चले गए, ये कैसे हुआ? ये हमने यू टर्न का शब्द शायद मुझे ठीक लग रहा है, क्योंकि हमने ये देखा कि तमाम संगठन हैं और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में इंटरनली बहुत असंतोष था। और मैं उस समय भी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड की स्टेट ब्रांच का ऑफिस बेरर था जब आपने मुझसे बात की थी। उस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं चली, इसलिए कोई बात नहीं हुई थी। और मैंने देखा कि महाराष्ट्र में काफी असंतोष सा है और मुझे भी ये मेरा दिमाग किसी भी कीमत पे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में जाने का नहीं था। लेकिन क्योंकि वहाँ की जनता का, वहाँ के एग्जीक्यूटिव में जाता था, वहाँ की जनता की स्थिति को देखकर, वहाँ की जनता की डिमांड को देखकर कि भाई आप अगर आ सके तो यहाँ आइए और आप कुछ कर सकते हैं। और कुछ क्योंकि उस उत्तर भारत के लोग काफी एग्जीक्यूटिव में, उनकी भी ये डिमांड थी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सभी लोगों की बहुत अच्छे लोग थे जो शायद इलेक्शन के टाइम मेरे साथ भी नहीं रहे, बात दूसरी तरफ से रहे, लेकिन उन सबकी भी इच्छा थी कि आप यहाँ आइए और कुछ करिए और यहाँ से रहकर आप दृष्टिहीनों का ज्यादा भला कर सकते हैं कोशिश करके। तो मैंने लास्ट मोमेंट में हमने डिसाइड किया कि चलो भाई, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, हम कोशिश करते हैं लड़ने की। लड़ा गया इलेक्शन। और जहां तक सवाल है कि संतोष रुंगटा जी का भी हम उस समय विरोध कर रहे थे, तो कर इसीलिए रहे थे कि दो मुद्दे थे हमारे उस समय भी। दृष्टिहीनों की भलाई का मामला था, उनके लड़ाई, उनके अधिकारों के संदर्भ में। दूसरा, संगठन किसी एक व्यक्ति का न बनने पाए, लड़ाई ये थी। और वो लड़ाई उस लड़ाई को हम, वहां भी बात यही आई और इसीलिए हमने वहां जाकर के चुनाव लड़ा और वहां की जनता ने हमें समर्थन दिया तो हम चुनाव जीते। आप सबकी शुभकामनाओं से। अब हमारे लिए उससे भी ज्यादा गंभीर चुनौती है। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड एक लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और
हमारा जीतना जितना आसान या जितना कठिन था, उससे ज्यादा कठिन उस जिम्मेदारी को निभाने के संदर्भ में मैं एहसास करता हूं कि मैं कितना कर पाऊंगा कि वो संगठन आगे बढ़े और लोगों को ये प्रायश्चित ना हो कि गलत व्यक्ति को चुना। बिल्कुल, और इस मुहिम में रेडियो उड़ान आपके साथ रहेगा, हम ये आपको एश्योरेंस दिलाते हैं और हम उम्मीद करते हैं, हम इस पे बात भी करेंगे, चैलेंजेस और ऑब्जेक्टिव के बारे में भी पूरी तरह से आपसे बात करेंगे। लेकिन बहरहाल जो हम सीधी बात को कंटिन्यू करते हैं, तो क्या ये नैब के इलेक्शन से पहले एक पॉलिटिकल स्टंट था? आपने तमाम बच्चों की सपोर्ट ली, लोगों की, और आप नजरों में आए एक बार दोबारा कि अब देखिए मैं दृष्टिहीनों के लिए काम करना चाहता हूं, एनएफबी को बचाना चाहता हूं। तो उस समय आपको काफी यंगस्टर का जी हाँ ये काफी काम, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल स्टंट माना जाए इसे? नहीं, पॉलिटिकल स्टैंड के संदर्भ में एक बात आप जान लीजिए कि नॉर्थ इंडिया के लोग नैब से बहुत कम जुड़े हैं और जितने लोग यंगस्टर और जो एनएफबी के विरोध में, संतोष के विरोध में हमारे साथ जुड़े थे, उनमें 10% भी उस संगठन के मेंबर नहीं है, 5% भी नहीं है, मैं समझता हूं। तो पॉलिटिकल स्टैंड तो इसे आप, अब इसकी व्याख्या तो अपने अपने दृष्टि से लोग करेंगे, लेकिन उस समय तक तो नैब की कल्पना भी मेरे मन में नहीं थी कि एनएबी में मैं जाऊंगा, और ना ऐसी कोई सोच थी। लेकिन हाँ, जब मेरी ये सोच बनी या जब डिमांड हुई महाराष्ट्र से या नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के लोगों से, तो मैंने अपने उन साथियों से राय लिया जो हमारे साथ संघर्ष में जुड़े थे। और यही कारण है कि पिछले 3 महीनों से मैं दिल्ली नहीं आ पाया, केवल बॉम्बे ही जाता रहा हूँ। वहां भी काफी लोग असंतुष्ट भी हैं मुझसे कि आप उस लड़ाई को क्या होगा, कहाँ छोड़ देंगे, कैसे करेंगे। अभी हमने उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है और दिल्ली आकर ही उस पर लेंगे। अब जहां तक सवाल है कि पॉलिटिकल, तो ये तो कोई आप संघर्ष करिए और अचानक कोई उपलब्धि मिल जाए, ये तो अगर संतोष रुंगटा जी भी हट गए होते तो भी यही माना जाता। अगर अप्रत्याशित रूप से वो हट जाते और मैं बन जाता तो भी तो यही आता कि आप अपने बनने के लिए कर रहे थे प्रयास। तो ये बहुत मायने नहीं है, लेकिन ये तो है। और हम केवल दिल्ली में संघर्ष करते रहे इसलिए पॉलिटिकल स्टैंड माना जाए या लोगों की नजरों में आ जाए, ऐसा नहीं। काम तो हम लखनऊ में कर ही रहे थे, बंद तो नहीं था मेरा। हाँ, दैट वाज द लिमिटेड फॉर स्टेट। अब वो संतोष रुंगटा जी का विरोध हुआ तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, 3 स्टेट तो कम से कम इन्वॉल्व हुए उसमें। तो अब नैब जो आपकी थी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द विजुअली, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द विजुअली हैंडीकैप्ड, तो उसका क्या होगा? नहीं, नेशनल एसोसिएशन फॉर द विजुअली ऑफ द विजुअली हैंडीकैप्ड का तो एक मोटो था कि स्टेट में हम हैं और यहाँ रहते हैं तो ब्लाइंड का कुछ काम करते रहें। वो कोई ना कोई मंच चाहिए काम करने के लिए और वो उसी मंच से काम करते थे। और वो मंच अब देखते हैं, अगर लोग काम करना चाहेंगे तो उनको सौंपेंगे। और हमारा लक्ष्य रहेगा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड को बढ़ाना उत्तर भारत में, कि अधिक से अधिक लोग आ सकें और अधिक से अधिक काम हो सके। क्योंकि महाराष्ट्र में मैंने देखा बहुत काम है उनका, और किसी ऑर्गेनाइजेशन की बुराई करना तो हमारा लक्ष्य नहीं है। लेकिन ये कहने मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि एनएबी, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के पास जितने प्रोजेक्ट हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, वो इतनी ज्यादा है कि शायद मैं हर ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट तो नहीं जानता, लेकिन मुझे कम संभव लगता है कि किसी के पास इतने प्रोजेक्ट और इतना प्रॉपर्टी होगी। और वो लिमिटेड है केवल महाराष्ट्र तक। हमें उस तरह की परियोजनाएं प्रदेश में भी लानी चाहिए, चाहे वो एनएबी चलाए, चाहे एनएबीएच चलाए, कोई संगठन चलाए। अल्टीमेट उद्देश्य ब्लाइंड का भला होना चाहिए। तो जी बिल्कुल, हम इस चर्चा को बैलेंस रखेंगे ताकि लिसनर्स को भी नई इन्फॉर्मेशन मिले। ये डिबेट सिर्फ हमारी तीखे सवालों में ही ना निकल जाए। तो सर, नैब के अब जब आपने ज्वाइन किया है, इससे पहले आपको क्या कमियां वहां लग रही थी जिसके कारण आपने सोचा कि मुझे नैब में अब जाना चाहिए और हमें नैब को भी, एनएफबी के साथ साथ नैब को भी बचाना है, जिसलिए आप आगे आए? देखिए, वहां भी व्यक्तिवाद और परिवारवाद का बहुत तेज प्रकरण चल रहा था। और श्री राम कृष्णा जी जो हमारे HSG थे, उन्होंने पहले तो उनका भाई वहां काम कर रहा है काफी दिनों से, जिन्हें आप जानते हैं जी, और फिर उनकी पत्नी भी कर रही हैं, रमन शंकर जी की। फिर उसके बाद रामकृष्णा जी ने डायरेक्टर की पोस्ट पर अपनी पत्नी को अपने ढंग से अपॉइंटमेंट करवाया, इंटरव्यू कराकर, लेकिन तमाम विरोध के बाद उन्होंने उसे ज्वाइन नहीं कराया। तो ये परिवारवाद जो चल रहा था, हम इसी का विरोध एनएफबी में भी कर रहे थे। एनएफबी का परिवारवाद अप्रत्यक्ष रूप से और इनका परिवारवाद सीधे प्रत्यक्ष रूप से चलता हुआ देखा गया। दूसरा, हमने ये देखा, हमें कहने में जरा भी नहीं है कि हमने देखा वहां पर
फॉर द और ऑफ द का जो अंतर है वो सीधा सीधा दिख रहा था एम्प्लॉइज के बीच में, वहाँ के मेंबर्स के बीच में जो बड़े बड़े लोग हैं। हमको ये लग रहा था कि ब्लाइंड के नाम पर दूसरे लोग सुख सुविधा भोग रहे हैं, साधन ले रहे हैं, लेकिन ब्लाइंड का उतना भला शायद नहीं हो पा रहा जितना उस संगठन का उद्देश्य था या जो संगठन बनाए होंगे उन लोगों का उद्देश्य है। तो मुझे लगा कि हम अगर ये लोग कह रहे हैं और ब्लाइंड लोग भी कह रहे हैं, देखने वाले लोग भी कहे, तो मुझे ऐसा लगा कि हम कोशिश करते हैं कि आकर के देखते हैं कि क्या हम इस परिवारवाद को बचा सकते हैं या हम संगठन को और भी आगे ला सकते हैं, उत्तर भारत में। तो अभी क्या ऑब्जेक्टिव है? उत्तर भारत की आप बार बार बात करें तो उत्तर भारत, अभी आपकी मीटिंग हुई थी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की, तो आपके क्या ऑब्जेक्ट्स आपने सोचे हैं? और नॉर्थ इंडिया में जैसे आप बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, तो क्या प्रोजेक्ट नॉर्थ इंडिया में लाने की सोच रहे हैं? ओवरऑल क्या आपकी विजन है? नहीं, मेरा नॉर्थ इंडिया में हम पहली बात तो 2-3 बातें बहुत तेजी से लाना चाहते हैं। एक तो एजुकेशन में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जितना बड़ा काम कर रहा है उतना बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में। जो हम कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन बच्चों को ढूंढते हैं, फिर उनको पढ़ाने का काम सामान्य विद्यालयों में करते हैं, तो वो काम हमारे पास आज भी 1-1.5 करोड़ का एनुअल बजट है हमारा। हम चाहते हैं कि ये काम और आगे बढ़ाया जाए और तेजी से लाया जाए, क्योंकि आज ब्लाइंड के साथ साथ 2 बिलियन की संख्या बढ़ रही है। तो उन बच्चों को सामान्य स्कूलों तक लाया जाए। आज भी चाहे कितना भी विकास हो गया हो और चाहे कितने भी संगठन ये दावा कर रहे हो कि दृष्टिहीनों के सारे अधिकार मिल गए, पर मैं ये मानता हूं कि क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हूं, इसलिए मैं ये पूरी तरह मानता हूं कि आज भी हम 10% से ज्यादा दृष्टिहीनता के क्षेत्र में विकास के संदर्भ में काम नहीं कर पाए और अभी 10% भी नहीं कर पाए, चाहे कोई कितना भी दावा करे। तो हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है कि हमारा लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में दृष्टिबाधितों के विकास के संदर्भ में योजनाएं बनाना, उन योजनाओं को उत्तर भारत में भी इम्प्लीमेंट कराना, केवल उत्तर भारत में ही नहीं, उत्तर भारत में भी इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करना होगा। और हम उसमें कितना सफल हो पाएंगे ये वक्त बताएगा। ये वक्त बताएगा, बिल्कुल। तो सिंह साहब, अगर हम इलेक्शन की थोड़ी सी बात करें तो हाल ही में मुझे कुछ कॉल्स आए हैं और सुनने को मिला है एक केस, एक पिटीशन डाली गई है कि इलेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुए हैं। तो इसके ऊपर 20 तारीख को आई थिंक हाई कोर्ट अपना फैसला भी देगा कि इस केस को परस्यू करना है या नहीं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र का ये दोष कहिए या गुण कहिए कि जब कोई इलेक्शन होता है, कोई हारता है तो कहता है बेईमानी से हारे, जो जीता है वो कहता है ईमानदारी से जीते। पहला तो ये निश्चित एक फंडा है। दूसरी बात, जिन लोगों ने ये केस किया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उन्हें समझना चाहिए इलेक्शन कराने वाले वही लोग थे, इलेक्शन ऑफिसर बनाने वाले वही लोग थे, हम उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे। एग्जीक्यूटिव का जो डिसीजन था अकॉर्डिंगली उन्होंने इलेक्शन कमेटी बनाया था। तो अब वो कह रहे हैं, अपनी ही बनाई हुई कमेटी को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये उनका अपना दृष्टिकोण है। और वैसे भी आप ये जान लीजिए कि जब कोई इलेक्शन होता है, अगर इलेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो उन्हें इलेक्शन रिजल्ट के पहले चैलेंज करना चाहिए था। वो इलेक्शन प्रोसेस में तब तक रहे जब तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आते ही वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकल गए और वो कहने लगे गलत हुआ है। तो एक बात है, अभी तो 20 तारीख की डेट लगी है, आपको सही पता है, और वो कार्रवाई चल रही है। आप प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए? हाँ, हम प्रिपेयर्ड उसके लिए। क्या आपका क्या व्यू पॉइंट है उसको लेके? यही तर्क जो आपने हमें दिया? हाँ, जो हमने आपको दिया ये तो एक बात है, तमाम बातें और भी हो सकती हैं, जैसे तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हम जो रिप्लाई देंगे उससे माननीय उच्च न्यायालय कितना संतुष्ट होता है, या वो केस को एडमिट करता है या केस को रिजेक्ट करता है, या उस केस को फॉरवर्ड कर देता है लोअर कोर्ट को या चैरिटी कमिश्नर को, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो एसके सिंह साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब से आप बने हैं तब से बदले की भावना आ गई है और आपने रमन शंकर जी को फॉर एग्जाम्पल आपने एजुकेशन डायरेक्टर से आपने फंड रेजिंग डिपार्टमेंट में बना दिया। तो क्योंकि वो रामकृष्ण जी के भाई थे, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, इसको बदले की भावना नहीं, रमन शंकर जी की जो योग्यता है, जो क्षमता है, और जो मूल रूप से इस हमारे नायब में जब आए थे तो भी उनका अपॉइंटमेंट एफआरसी में ही हुआ था फंड कलेक्शन के लिए, क्योंकि ये एमएसडब्ल्यू है। और
इन्होंने तब भी काम अच्छा किया और ये बदले की कोई भावना नहीं है। और इनका जहां तक सवाल है कि रामकृष्णा के भाई हैं, रामकृष्णा के भाई वो होंगे पर वो नैब के कर्मचारी हैं, ये भी एक बात है। और नैब उनका जहां जरूरत पड़ेगी वहां उपयोग करेगा। अभी हमें फंड्स की जरूरत है इसलिए हमने उनको भेजा। और वो वैसे तो एजुकेशन में इन्हें रखा गया था और एजुकेशन का कम से कम एजुकेशन में ऐसा आदमी होना चाहिए मुझे लगता है जो कम से कम आरसीआई में रजिस्टर्ड जरूर। तो वो संगठन ने तब के पदाधिकारियों ने सोचा होगा कि उन्हें रखा होगा। व्यास जी के टाइम से है, कोई रामकृष्णा ने उन्हें रखा भी नहीं। तो इस भाई लेकिन ये आरसीआई का क्या क्राइटेरिया? हमारे तो देखिए जो एचआरडी मिनिस्टर नहीं, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। मैं ऐसा ये बस वैसे ही क्राइटेरिया समझिए जैसे हम बोल रहे, उन्होंने रख लिया मान लीजिए एजुकेशन में आए थे वो एफआरसी में, तो उन्होंने एजुकेशन के लायक समझा तो बुला लिया। आज हम ये समझ रहे हैं कि वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी क्षेत्र में है एफआरसी। मतलब बिगनिंग में आपकी मतलब आते ही आपने ये स्टेप उठाया है, तो आपको नहीं लगता ये अनवांटेड कंट्रोवर्सी है? थोड़ा टाइम जब केस भी चल रहा है उधर, तो सब ये सोचेंगे कि ये बदले की भावना है, एक तरह का रिवेंज ले रहे हैं आप। नहीं, केस चल रहा है तो रमन शंकर ने थोड़े हमारे पर मुकदमा किया है। मुकदमा तो दूसरों ने किया है और केस अलग चीज है। और ये तो देखिए, ये बताइए ये बात केवल नैब से ही रिलेटेड क्यों है? तो संपूर्ण व्यवस्था से देखिए कि कहीं भी जब सत्ता बदलती थोड़ा बहुत हेरफेर होता है और वो बदले की भावना नहीं है। उनकी कार्य क्षमता को मैं पूरी तरह मानता हूं कि वो हमारे लिए वहां ज्यादा उपयोगी होंगे। और अगर हमारे कर्मचारियों के बारे में और कोई इंटरव्यू लेना तो हमारे साथी विमल डेंगला जी बहुत अच्छी तरह जुड़े, कभी भी ले सकते हैं उनसे। वो सबके बारे में सब कुछ अच्छा अभी मैं भी बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे मुझे थोड़ा कम जरूर पता है पहले औरों की तुलना में। लेकिन रमन शंकर जी इस MSW करके जन सामान्य के मध्य जाकर संगठन की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। पर लेकिन आप अनवांटेड कंट्रोवर्सीज क्यों क्रिएट कर रहे हैं जब मतलब आते ही आप उनको चेंज कर रहे हैं? ये पहले ऐसा नहीं था। ये कहीं ना कहीं क्योंकि उनके भाई अब नहीं है जहाँ उन्होंने पिटीशन डाल दी, कुछ उस लिहाज से है जहाँ आप बोल रहे हैं कि आपका एटीट्यूड डिफरेंट है इसको लेके? नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है मेरा एटीट्यूड इस संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन प्रक्रिया में एक कर्मचारी के रूप में जिस तरह भाग लिया वो नहीं लिया जाना चाहिए था। उन्होंने जिस तरह अपने भाई के पैनल को प्रपोज और सेकंड पेपरों में किया, दैट वाज वेरी ऑब्जेक्शनेबल। क्योंकि हमारे सर्विस रूल में लिखा हुआ 94 में कि कोई भी कर्मचारी अगर किसी भी इलेक्शन प्रक्रिया में कहीं भी पाया गया तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये सख्त कार्रवाई कतई नहीं है कि ट्रांसफर कर दिया गया, केवल उनको हटाया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जरूर देखा जाएगा कि जो हमारे स्टाफ के सर्विस और रूल रेगुलेशंस हैं उसका तो लोगों को फॉलो करना ही होगा। और रमन शंकर जी न रामकृष्णा जी के एम्प्लॉय थे न मेरे हैं, वो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के एम्प्लॉय हैं। उनकी पसंद तो कोई हो सकती, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन उस पसंद को प्रत्यक्ष में खुलेआम उसका समर्थन करना, ये बात बिल्कुल ना भारत के संविधान में किसी को अलाउ है, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और ना ही नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो और इसके हमारे कहीं भी आप कह रहे हैं कि कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है? नॉट एट। ये सिर्फ जो उन्होंने कुछ आपके इंटरनल मैटर्स थे जो उन्होंने वायलेट किए हैं रूल रेगुलेशन, उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है? सर नहीं, खामियाजा भुगतना पड़ा ऐसा तो मैं नहीं कहता। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ट्रांसफर कर दिया, मैं 6 महीने बाद उन्हें एजुकेशन में नहीं ला सकता। ऐसी कोई हमारी वो नहीं है मेंटेलिटी कि मैं उन्हें कभी नहीं लाऊंगा। और हमारे एजुकेशन को उन्हें जरूरत पड़ेगी तो उनको जरूर लाया जाएगा, उनकी योग्यताओं का पूरा लाभ लिया जाएगा। और रमन शंकर जी उन्होंने चाहे जो समर्थन किया हो, खुलेआम या रूल रेगुलेशन का वायलेशन किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवहार कुशल आदमी भी हैं। और ऐसा नहीं है कि वो हमारा कोई उन्होंने मेरा अपमान किया या मुझसे कोई गलत बात की या वो हमारा ड्यू रिस्पेक्ट मुझे नहीं दिया, ऐसा नहीं। और दूसरी बात इस संदर्भ में और भी कहना चाहूंगा मैं, वो मेरी जिम्मेदारी है कि लोकल इशू पे आपस के तमाम लोगों के इंटरनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैं और उनको भी हमें संभालना होगा। और हमारी जिम्मेदारी है कि समन्वय किया जाए, चाहे रमन शंकर जी हों चाहे और लोग हों, क्योंकि लोकल लेवल पे भी तो लोगों का होता है। एक आदमी किसी विभाग में डिपार्टमेंट में बहुत दिन से काम कर रहा है तो एम्प्लॉय भी असंतुष्ट होता है, थोड़ा बहुत वहाँ के लोकल लोग भी असंतुष्ट होते हैं, क्योंकि बिना लोकल लोगों के सपोर्ट के तो शायद हम ना आ पाए होते नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो वो सब भी बहुत सी चीजें हैं उसमें।
तो लेकिन रमन शंकर के लिए ऐसा कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि वो एजुकेशन में नहीं आ सकते, और मैं उनकी किसी भी कीमत पर सर्विस टर्मिनेट करने नहीं जा रहा, और ना ही उन्हें मैं एजुकेशन से हमें आज जरूरत पड़ेगी तो हम कल उनको बुला सकते हैं। 18 तारीख को लखनऊ में भी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो लखनऊ में एक बहुत बड़ी पार्टी दी गई, ये किस खुशी में दी गई? ये नेवी के HSG बनने के ही उपलक्ष्य में दी गई है, और कि भाई उत्तर भारत का एक आदमी बना है, और पहली बार फॉर द ब्लाइंड के इतिहास में, नैब के इतिहास में गुजरात महाराष्ट्र से बाहर का प्रेसिडेंट ब्लाइंड, HSG ब्लाइंड, तो ऐसा लगता है कि ब्लाइंड की सक्रियता बढ़ी है, और इस बात की खुशी थी। लखनऊ में, यूपी में काफी लोग आए थे, काफी इकट्ठा। अभी तो दिल्ली बाकी है आपकी। जी बिल्कुल, हम दिल्ली में भी नजर बनाए रखेंगे क्या होता है, आप कैसे आप इसको लेकर जाते हैं। तो आप एक और सवाल पूछ लेते हैं कि जो AICB ने एक प्लानिंग एक्शन कमेटी का गठन किया जिसको चेयर करेंगे पिंचा सर, जिसमें उन्होंने काफी कुछ रखा है, फीमेल एम्पावरमेंट, तो साथ एम्प्लॉयमेंट, इसमें उन्होंने एजुकेशन को रखा है, और ओल्ड एज जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए 8 इन्होंने जो एरियाज चुने हैं वर्क करने के लिए। तो ऐसी कमेटी को किस तरह से आप देखते हैं? अब वो ये कमेटी पर्टिकुलर कंसर्न AICB है कि उन्होंने इस कमेटी में और संगठनों को जोड़ा है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन कमेटीज बनी है तो कमेटीज से काम किया जाए। हमारा जो सहयोग होगा उसको हम अप्रिशिएट करेंगे और सहयोग भी करेंगे। जो भी है वो कमेटी देखा जाए क्या उनका लक्ष्य है, अपने संगठन से काम करने का है कि और संगठनों को जोड़ने का, ये तभी पता लग पाएगा। अभी हम कमेटी कोई बने, लक्ष्य उसका अच्छा है तो उसे हम अच्छा मानते हैं। चलो, हम ये उम्मीद करेंगे इन फ्यूचर कि आप 1 साल तक एटलीस्ट कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएं कि दोबारा से एक और पार्टी आपके नाम दी जाए। नहीं, दिल्ली में दिलाइए, तो हमें करना क्या है, हम तो आपके यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, इसी में दिलाइएगा पार्टी, और अच्छा करें। क्योंकि अब आप नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी 3 ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएट्स हैं वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के साथ, उनमें से नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है। तो इंडिया में 3 ऑर्गेनाइजेशन है, NFB, AICB और NAB। और जैसा कि आपके तल्ख रिलेशनशिप है रोंगटा जी के साथ, तो आने वाले समय में इंडिया में आप तीनों की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या आप मिलजुल के काम करेंगे? क्योंकि आपके बहुत ज्यादा मतभेद और मनभेद हैं, तो किस तरह से स्ट्रेटेजी रहेगी? ये डिपेंड करता है संतोष रोंगटा जी के व्यवहार पर, उनका क्या व्यूज है, वो किस तरह का रिएक्शन करते हैं। अभी तक तो उनका रिएक्शन ही रहा है, अच्छा नहीं रहा है इलेक्शन तक, और उसके बाद क्या होता है वर्ल्ड लेवल पे, हम यही चाहेंगे कि विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कोई लड़ाई वहां सामने ना आने पाए तो अच्छा। तो अभी तक अच्छा, इलेक्शंस में ये भी सुनने हैं कि रोंगटा जी ने सपोर्ट किया था रामकृष्ण जी को ओपनली। रामकृष्ण, हाँ, ओपनली सपोर्ट किया था। तो उसको भी लेके क्या अभी वो तलखियां दूर हो गई जीतने के बाद, या अभी भी कहीं ना कहीं मन में है? नहीं, अभी तक तो हमें संतोष रोंगटा जी ने कोई संपर्क किया नहीं है, तो मैं यही मानूंगा कि अभी तलखियां हैं। नहीं, आपकी ओर से नहीं, उनकी ओर से है। अगर मैं उनका छोटा साथी रहा हूँ, मित्र रहा हूँ, और एक ऑर्गेनाइजेशन में आया जो इंटरनेशनल लेवल पे रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो शायद उन्हें एक बार तो कॉल करनी ही चाहिए थी कि भाई अच्छा हुआ या बुरा, अच्छा हुआ बुरा हुआ तो करने के लिए कहेगा नहीं कोई, अच्छा हुआ बधाई देते तो हम भी सम्मान स्वीकार करते और उनका भी सम्मान करते। ऐसा तो उन्होंने कुछ किया नहीं। एशियन यूनियन के इलेक्शन भी आ रहे हैं, रोंगटा जी को आपकी जरूरत है वहां पे, क्या आप सपोर्ट करोगे उन्हें? ये मैंने कहा, ये वक्त बताएगा, जब जैसा उनका रिएक्शन होगा उसी हिसाब से तय हो पाएगा। मैं पहले उनसे ऑफर करूं कि मैं आपका समर्थन करने आ रहा हूं, ऐसा तो मुश्किल है। तो ये अगर आप वहां वो आपको कॉल करते हैं वोट लेने के लिए, अगर आप समर्थन करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के जो साथी हैं आपकी सपोर्ट कर रहे थे जो NFB को बचाने के लिए, उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा? नहीं, तो इसीलिए तो मैंने पहले कहा, ये केवल वो सीधे कह दें कि आ जाइए मेरा चुनाव में साथ दीजिए, तो ऐसे थोड़े चुनाव में साथ होगा। तमाम बातों और तमाम मुद्दों पर बात होगी, और संतोष जी कंडीशनल होगा, ये बिल्कुल कंडीशनल होगा, 100%। तो ये कोई मतलब आप स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे आप? नहीं, ये कंडीशनल होगा, बिल्कुल कंडीशनल होगा। संगठन को सुधारना होगा उन्हें भी। इंडिया में आप क्या देखते हैं, आप तीनों ऑर्गेनाइजेशन अगर मिल जाएं तो किस तरह की क्रांति होने के आसार आपको दिखते हैं? और कहा इतिहास ने तो ऐसा दिखाया नहीं, क्योंकि तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मिलकर के कुछ बनाया था आपस में काम करने के लिए,
तो उसमें तो कुछ दिखा नहीं कि क्या हो रहा है। अब आगे हो गया, मैं कोई ऐसा जादू कर दूंगा तो मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि पहले भी बना। एआईसीबी के साथ आपके रिलेशन पे क्या कहेंगे? उनके साथ तो आपका अच्छा तालमेल है। एआईसीबी से रिलेशन ठीक है। अभी आईसीबी के लोग हमें कॉल सामने बधाई भी दी थी जीतने के बाद, बातचीत भी हुई, हैदराबाद के लिए उन्होंने कहा भी था। मैंने सॉरी कहा कि नहीं आ पाऊंगा। और आईसीबी का ताल्लुक तो जहां तक मेरे साथ का तो है वो तो है ही है। इंटरनेशनल लेवल और एशिया लेवल पे उनका अच्छा अपना प्रभाव है और उनका अच्छा संपर्क है। तो पॉल साहब के संतोष जी को अगर एशियन ब्लाइंड यूनियन में चुनाव लड़ना होगा तो हमको चाहे वो साथ ले न लें, कौल साहब को लेना तो उनको पड़ेगा, अदरवाइज जो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूरत हाल बन सकती है, इस पे हम बात करेंगे। अच्छा, नैब की अगर हम बात करें सिंह साहब, तो एक बहुत जो दिक्कत समस्या है और जिसके मैंने पहले भी शो भी किया था एक रामकृष्णा जी के साथ, तो काफी लोगों ने बोला कि उस शो में वो कहीं भी कन्विंस नहीं दिखे। तो आपसे जानना चाहूंगा, जो आपकी स्टेट जो आपकी राज्य स्तर पर आपकी जो बॉडीज हैं जी, उनमें कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, काफी होच पोच है। और नैब इंडिया को बजाय कि आपको कुछ वो पॉजिटिव दें, देखने को ये मिलता है कि वो नैब इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। और इसके ऊपर क्या करें, क्योंकि कोई पावर भी नहीं दी गई है नैब इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनली। जब मैं नैब लोकल बॉडी से बात करता हूँ तो वो कहते हैं हमें कोई पावर ही नहीं है, उनका कोई इंटरफेयरनेस नहीं है हमें, हम अपना काम करेंगे। तो आप क्यों अलाउ कर रहे हैं उनको मिसयूज करने के लिए नैब का नाम? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं अलाउ किया जाना चाहिए और इस पर हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो मुझे 1 महीना हुआ है, तो मैं इस पर भी बात करूंगा, स्टेट ब्रांचेस की बैठक बुलाऊंगा। नैब, देखिए, एक तो दोष है नैब इंडिया के बायलॉज में जो मैंने देखा अभी तक और एहसास किया कि वो रजिस्टर्ड बॉडी बनती है अलग से स्टेट वाइज, स्टेट में वो अपना रजिस्ट्रेशन कराती है और उसके बाद वो अपना काम करती है। नैब इंडिया उसे कुछ पैसा फाइनेंस कर देती है, बाद में वो नैब के नाम पर अपना लोकल लेवल पे काम करते हैं। एजुकेशन की ग्रांट मैक्सिमम हमारे स्टेट ब्रांचेज के पास हमारी तरफ से केवल स्टेट वो एजुकेशन की ग्रांट जाती है, बाकी कोई एक्टिविटीज पर कुछ नहीं ध्यान देती है। ना नैब इंडिया ने ध्यान दिया और ना स्टेट ब्रांचेज ने उनको कोऑर्डिनेट किया। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कई ब्रांचेज में हमारे केवल एजुकेशन के नाम पर लोग जुड़े हैं। फील्ड में कितना काम हो रहा है मुझे नहीं पता है, कागजों में तो सब दिख रहा है, आया हुआ है, रिपोर्ट आती है, लेकिन अभी इस पर हमें ध्यान देना होगा कि नैब इंडिया के स्टेट ब्रांचेज को कैसे एक्टिव किया जाए, कैसे उन पे इम्प्रूवमेंट किया जाए और कैसे नैब इंडिया के साथ अच्छी तरह उसका रिलेशनशिप बनाया जाए और उसकी पारदर्शिता को आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए आपकी विजन है, आने वाले टाइम में हमें क्रांति देखने को मिलेगी? कोशिश हमारी होगी आपसे अगली बार। कई बार जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं ये तो एक जोक है एक, कि आप नैब इंडिया के मेंबर हो लेकिन आप हेड ब्रांच को भी पावर नहीं है आपसे क्वेश्चन कर सके, हेड पावर को। तो उम्मीद है हमें। नहीं, कहीं तो कुछ, अभी तो हम चूंकि नैब के एचएसजी हैं तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन की आलोचना करने का तो अधिकार नहीं है किसी कीमत पे, पर मैं ये कह सकता हूँ कि कई काम तो हम इस तरह का कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। जैसे कि हमने हमारे एफसीआरए पे हमारी स्टेट ब्रांच पैसा इकट्ठा करे फॉरेन से हमारे एफसीआरए नंबर पे और हमको पैसा आए और बाद में हम उनको दे दें, इस तरह की बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का हवाला कांड बनता है कि हम पैसा ले रहे हैं अपने नाम पे, दे रहे हैं आपको बिल वाउचर, वो हमको दे रहे हैं, तब हम उसको बैलेंस शीट में इंक्लूड कर रहे हैं। अदरवाइज केवल ये लिख देते हैं कि हमने फला स्टेट के नाम पर पैसा आया था और हमने उनको दे दिया। तो इस तरह की चीज बहुत लीगल नहीं लगती मुझे। कितना टाइम लगेगा आपको ये चीजें सेट करते? अभी तो अब कहना 4 साल का ही समय है मेरे पास, उसी में सब कुछ करना। कौन सा इशू पहले हल हो पाता है, क्योंकि ये 4-5 इशू हैं जो मार्च तक मुझे टेकअप करने हैं, जो मैंने बताया, उनमें इसको लेंगे हम और देखते हैं क्या हो पाता है। ये जनरल सेक्रेटरी की चेयर पर आने के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज आपके सामने आ रहा है वो क्या है? वो हमारे साथ है कि एम्प्लॉइज को अनुशासित करना और एम्प्लॉइज को रेगुलेट करना, और दूसरा कि रेगुलर काम करे, और तीसरी बात हमारे पास ये है कि अभी ऐसा लगता है कि हमारे पास स्टाफ बहुत ज्यादा है, उन स्टाफ का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए ये भी देखना हमारे लिए चुनौती है। एक जो आर्ग्यूमेंट आपके विरोधी दे रहे हैं बहुत वेग सा है, हालांकि रेडियो उड़ान की टीम इसको अप्रूव नहीं करती है एट ऑल, लेकिन बहुत इसकी चर्चा हुई।
तो आपसे जानना चाहूंगा, आप चाहें तो इसे नो कमेंट भी कर सकते हैं और चाहे तो इसका आंसर आप दे भी सकते हैं। जी। जो आपके तमाम विरोधी हैं वो यो एक बहुत वेग सा आर्ग्यूमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आपकी लैंग्वेज को लेके दे रहे हैं। वो कहते हैं कि एसके सिंह जी की इंग्लिश बहुत वीक है, जब आप नेशनली और इंटरनेशनली जाते हैं तो लैंग्वेज प्लेड अ एक्टिव रोल, तो वो कैसे काम करवाएंगे विदाउट इसके, ये हमें समझ नहीं आता है। इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? दानिश जी, नहीं मैं करना चाहूंगा। ये हमारे विरोधी भी देते रहे हैं और पहले भी देते रहे हैं। मैं इस विषय में बताऊं, मैं 82 से 87 तक था नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड का। तब भी हमने एबीयू को रिप्रेजेंट किया, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन को भी रिप्रेजेंट किया, और कहीं भी नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड पीछे रहा। उस समय मेरा कौल साहब से भी झगड़ा हुआ, मतभेद रहा डेलीगेशन के मतलब रेशियो को लेकर के। एनएबी से व्यास जी से भी झगड़ा हुआ और हमने अपना रेकी ही माना, और हमने एबीयू में बाकायदे हमने उसका भी कराया भारतवर्ष में। जहां तक आप कहते हैं कि भाषा का सवाल है, हाँ, हमारे अंग्रेजों ने 200 साल राज्य किया है, तो अभी हमारी मानसिकता अंग्रेजी की है। आप चलिए तो देखिए, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन के लेवल पे देखिए, एशियन ब्लाइंड चाइनीज डेलीगेट जहां भी आते हैं, चाहे कोई समझे उनकी बात चाहे न समझे, वो चाइनीज में बोलते ही हैं। चाहे उनकी बात वो बोल के स्टेज पर अपनी ही भाषा में जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब भी हिंदी बोलते हैं यूएन में जाके। तो ये बात कहना कहीं हमारी अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता है, इससे प्रभावित लगता है कि हम इंग्लिश नहीं जानते, और इतनी भी इंग्लिश नहीं जानते कि हम उनकी बात नहीं समझ सकते। और ऐसा भी नहीं कि हम कोई मजबूरी आ जाए तो अपनी बात कह नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये कहना कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो देश का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, ये बिल्कुल उनका अपना दिवालियापन हो सकता है या पागलपन हो सकता है। ब्रेल प्रेस और ऑडियो लाइब्रेरी, जो ब्रेल प्रेस भी आपके पास बहुत बड़ी है और ऑडियो लाइब्रेरी वो भी एक तरह से डीएक्टिवेट है लगभग। और एक जो मेरा पर्सनल भी अनुभव है सिंह साहब, कि जब हम बात करते हैं 3 नेशनल एसोसिएशन की, तो उसमें आज की डेट में जो लोगों के सर्वे से मैं बता रहा हूं कि एआईसीबी और एनएफबी की बात अक्सर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नैब कनेक्टिविटी में भी लोगों से कम जुड़ा हुआ है। इसको आप मानते हैं? उत्तर भारत में, मुंबई को छोड़ के बाकी हर जगह, महाराष्ट्र को छोड़ के, जी, गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर उधर एनएफबी और एआईसीबी का नहीं है, इधर एनएबी का नहीं है। इसीलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत से ही उत्तर भारत में एनएबी को एक्टिव करने की बात कही। ये मैं जो आप कह रहे हैं ये मैं समझता हूं और जानता हूं, और इसीलिए हमारे एचएसजी बनने पर भी नए इंडिया में उत्तर भारत में कोई बहुत लोगों को उत्सुकता या बहुत कुछ नहीं है कि कोई अच्छा हुआ या बहुत बुरा हुआ या बहुत बड़े संगठन में चला गया मैं, ऐसा कुछ खास लोगों में उत्साह या उत्सुकता नहीं है। लेकिन वही हमें बनाना है कि नए इंडिया के बारे में भी लोग उत्तर भारत में जान सकें और जुड़ सकें उससे। तो एजुकेशन में आज के दौर में बात इंक्लूसिव एजुकेशन की हो रही है, और उसमें आपका काफी अच्छा नाम भी है नैब का। तो अभी आप विलेज, जैसे आपने कहा ग्रामीण विकास के बारे में आप प्लान कर रहे हैं, तो आप जो विलेज में एक पीछे सुनने को आता है एक नई स्कीम लॉन्च हो रही है कि आप बैन से विलेज टू विलेज बैन जाएगी और लोगों को एजुकेट करे, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं? अभी स्कीम को देखा जाए कितना खर्चा है, कितना क्या होगा, पर कुछ नया जरूर लाएंगे, इतना तो करेंगे। क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता अभी तो कमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन लाएंगे हम कुछ नए प्रोजेक्ट जरूर। फीमेल एम्पावरमेंट की बात करें, उस पे आपकी क्या विजन है? किस पर? वीमेन एम्पावरमेंट पर। वीमेन, जी हाँ, वो है, वो भी एक चुनौती है कि उत्तर भारत में महिलाओं के लिए कुछ नहीं, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, हाँ, ऑल ओवर इंडिया में भी महिलाओं के एम्पावरमेंट की तो बात खैर नेशनल गवर्नमेंट की तरफ से भी चल रहा है। उसमें भी हम जो कर सकते हैं करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। उसमें क्या है कैसे हो सकता है, क्योंकि वीमेन एम्पावरमेंट महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में एआईसीबी के अलावा कोई बहुत ज्यादा काम संगठन कोई कर नहीं रहा। तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसको उनसे कुछ सीखें, उनसे कुछ जानें और हम भी कुछ करें महिलाओं के। आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी में फीमेल्स को कुछ मिला है जहाँ? केवल 30 में 1। केवल 20 में 1? 30 में 1। हाँ, वो भी ब्लाइंड नहीं। वो भी ब्लाइंड नहीं है। इसके लिए किसको जिम्मेदार मांगते हैं, और क्या जिस ऑर्गेनाइजेशन में 30 में 1 व्यक्ति वो भी ब्लाइंड नहीं है महिला,
तो क्या वो फीमेल एम्पावरमेंट की बात भी कर सकता है? क्या लोग उसे मानेंगे? नहीं नहीं, मानेंगे नहीं ऐसा तो संभव नहीं है। हम्म। क्यों नहीं मानेंगे? कोई हम ऐसा काम तो नहीं करने जा रहे, लेकिन हाँ, ये महाराष्ट्र में ब्लाइंड महिलाओं के विकास और प्रगति की कमी का वो दिखाता है कि भाई वहाँ लोग बहुत जागरूक नहीं है, महिलाएं। तो ये आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि नैब द्वारा प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज ना दी गई हों? खड़ी तो थी महिलाएं, ऐसा नहीं है, 4-5 महिलाएं खड़ी थी, और अब वो जीत नहीं सकी, अलग बात है। अलग बात है। स्पेसिफिकली अभी कोई खास विजन नहीं है आपकी इसके ऊपर? आप सोचेंगे इसके ऊपर? इस पर सोचेंगे। नहीं, विजन तो साफ है कि करना है इनके लिए, और इनका बॉम्बे में तो इनके हॉस्टल, हमारा वैसे दिल्ली में भी ब्लाइंड लड़कियों का एक चलता है आसपास में, शायद आपको जो शालिनी पता हो। खन्ना जी चलाती हैं। हाँ, वो नैब का ही है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट है, जी। वो स्टेट ब्रांच नहीं है, वो उसकी सैलरी वहीं से आती है और उसका सारा पैसा वहीं कलेक्ट होता है। तो वो हमारा काफी डायरेक्ट अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे। दिल्ली में अगर बात करें तो वो जो आपका नैब का सेंटर है, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इज कॉल्ड इन स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, खासतौर पर फीमेल्स को लेके। तो इससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि महिलाओं के बारे में क्या सोच है हमारे संगठन की। जी। तो ये हम जो बात कर रहे हैं, अभी दोबारा हम आते हैं थोड़ी सी उस केस के बारे में जो 20 तारीख को है। तो एक्चुअली उस पर आप थोड़ा सा बताएंगे लिसनर्स को कि आरोप लगे क्या हैं और क्या नैब की इलेक्शन प्रोसेस क्या रहा? इलेक्शन प्रोसेस तो उनका पोस्टल बैलेट होता है, और 20 सितंबर को जैसे आखिरी दिन जिस दिन होना होता है, उस दिन जो लोग वहां पहुंचते हैं वो डायरेक्ट वोटिंग करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो पोस्टल बैलेट भेजा जाता है, सारे लोग वो जिनको मिलता है वो आता है। वो आरोप जो उन्होंने लगाया है उस संबंध में, तो उनका आरोप है कि इलेक्शन प्रोसेस में हमने बहुत से पहले ऑब्जेक्शंस रेज किए, जिससे इलेक्शन ऑफिसर ने सुना नहीं, माना नहीं, और उनका मेंबर्स बनाए जबरदस्ती। आपने बहुत ज्यादा मेंबर बनाए। मेंबर तो रामकृष्णा जी के टाइम में बने, ऐसा तो नहीं मैंने जबरदस्ती बनाया, लड़ाई करके बनाया। एक नियम, एक कानून से बने हैं मेंबर, और अगर वो गलत थे तो उसे चैलेंज करना चाहिए था उन्हें इलेक्शन से पहले, तो मैंने पहले कहा। लेकिन दूसरा ये है कि उनका आरोप ये है कि कुछ डुप्लीकेट बैलेट मिले। अच्छा, उसमें जितने बैलेट उसमें डुप्लीकेट मिले हैं वो उन्हीं लोगों के पक्ष में हैं, और वो 2-4 की मात्रा में नहीं है, वो 200-400 की मात्रा में है। तो वो, और ये अभी उसी संदर्भ में बात चल रही थी, पहले रमन शंकर जी वगैरह का मामला था, तो वो सब इन्वॉल्व थे, बहुत काफी उसमें विषय हैं उठाए हैं जो उन्होंने, और वो विषय उन्हीं के द्वारा किए गए हैं और वही उठा रहे हैं। और ये, और कभी भी किसी इलेक्शन को चुनौती देने के पहले उस इलेक्शन प्रोसेस को छोड़ना उस व्यक्ति के लिए जरूरी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। आप इलेक्शन प्रोसेस में रहते हुए इलेक्शन के रिजल्ट में अगर आपके फेवर में होता तो आप कहते सही प्रोसेस था, आप हार गए तो आप कह रहे हैं गलत प्रोसेस है। तो ये आप कह रहे हैं कि खोखले सिर्फ हार गए हैं, जैसा लगभग हर इलेक्शन में होता है। जी। तो वही कुछ खास नया नहीं है इसमें, और आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं इसके लिए? बिल्कुल प्रिपेयर्ड। तो सर, नैब इंडिया को फाइनेंशियल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसा आपने पहले बताया? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 2 वर्षों से हमारी बैलेंस शीट घाटे में जा रही है, लेकिन हाँ, काम किया जाएगा तो समस्या नहीं आएगी, नहीं आएगी। प्रॉब्लम। लेकिन नहीं। आपने कहा कि ह्यूमन जो यूटिलाइजेशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो एम्प्लॉयज का जो सबसे बड़ा आपको चैलेंज आ रहा है जी। तो वो हमें आने वाले टाइम में सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है, जहां फिर क्योंकि 2 ग्रुप नैब में भी बन चुके हैं तो उसमें और आपको प्रॉब्लम आएगी? किस तरह देखते हैं? आपको लगता है आप कन्विंस कर लेंगे सबको? हाँ, वो हम कर लेंगे, वो मुझे पूरा विश्वास है। हमारा अपना व्यवहार है और हम सभी ग्रुपों से पूरी बात करते हैं और सबकी बात सुनते हैं, और उनका हम यूटिलाइजेशन कर लेंगे, और वो यूटिलाइज्ड होंगे भी, क्योंकि उनकी भी मंशा यही है कि संगठन अगर रहेगा तभी वो रह पाएंगे। तो सिंह साहब, ये बताएं कि जैसे आपने खुद भी कहा कि हम लगभग आजादी के कई साल बीत गए हैं, ऑलमोस्ट हम 70 साल पूरे कर चुके हैं, कर लेंगे आने वाले टाइम पे। तो काफी लंबे टाइम से ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, लेकिन अवेयरनेस लेवल जो है आज भी गिरता जा रहा है। तो आपने अभी भी बोला कि इतने लंबे टाइम से हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी 10% भी हम कर पा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजंस आपको लगते हैं? इसके पीछे रीजन देखिए, अगर हमसे पूछे, ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है।
इसको मैं ये नायब की तरफ के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि इसके संदर्भ में पहली बात तो जो सरकारी ग्रांट की व्यवस्था है इस देश में वो बड़ी विचित्र है। स्टेट गवर्नमेंट से फाइल जाना, ये आना, लोगों को ग्रांट ना मिल पाना। दूसरी व्यवस्था यह है कि जो रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका पूरे देश में नेटवर्क है, उन लोगों द्वारा जो काम किया जाता है, कई होता क्या, वातानुकूलित रूम में बैठकर कुछ सेमिनार कर और विचार गोष्ठी करके कुछ निष्कर्ष निकाल लेने से जमीनी हकीकत का समाधान नहीं हो पाता। एग्जैक्टली। और ये करते यही लोग हैं। आज ये स्टेटस सिंबल बना हुआ है कि हम कमरों में बैठकर सेमिनार कर रहे हैं, विचार गोष्ठियां कर रहे हैं, कुछ अपने पेपर तैयार कर देते हैं, वो उसी को हम जाकर दूसरी जगहों पर बताते हैं। ये इससे हल नहीं होगा समस्या। समस्या हल तब होगी जब हम गांव की तपती धूप में निकलकर दृष्टिबाधितों की समस्याओं को देखेंगे, उनके समाधान के लिए उनके साथ बैठकर उन्हीं से राय लेकर और उसका मार्ग निकालेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। और ये ऑर्गेनाइजेशंस ने किया नहीं है। जैसे हमारे यहाँ AICV के हमने 2-3 प्रोजेक्ट देखे, आई अप्रिशिएट। हम वहाँ गए भी कई बार, हमें बुलाया गया, उन्होंने कुछ बोलने के लिए, बात करने के लिए, स्पीच देने के लिए। हमीरपुर में है, बांदा में है, इधर इलाहाबाद, कौसाम्बी, हम वहाँ गए। वो उस तरह की परियोजना हम भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ हमारे एम्प्लॉय, मतलब उनके एम्प्लॉय कॉल साहब के AICV के, वो उनके साथ बैठते हैं, उनको जोड़ते हैं और उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें पुनर्वसित करने का प्रयास भी करते हैं और करते भी। इस तरह के प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत है। और हमारे देश में 600 से ज्यादा जिले हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट अबव 600। तो ये अब एक संगठन केवल 6 जिलों में तो काम नहीं कर पाएगी, आर्थिक समस्या भी आती है उसके साथ। तो हम तो ये चाहेंगे कि सारे जो ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल लेवल की ही नहीं बल्कि स्टेट लेवल या और क्षेत्रीय संगठनों को भी जोड़ करके और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके इस तरह के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, इसी कोऑर्डिनेशन पे आता हूं। तो आपको लगता है अगर AICV, NFB, NAB ये नेशनल लेवल पे 3 ऑर्गेनाइजेशंस की एक कमेटी बने और साथ में जो छोटे क्षेत्रीय दल भी हैं उनको साथ में लेके ज्यादा इंप्रूवमेंट, ऐसी कमेटी के आप पक्ष में हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसी कमेटी के हम पक्ष में। तो क्या आप इस काम के लिए पहल करेंगे? अब हम पहल क्या, हम तो पहले वो देखेंगे जो पुराना बना था वो क्यों नहीं चल पाया, उसी के वहीं से शुरुआत करेंगे हम, कि जो पुराना बना वो कहाँ रह गया, क्यों नहीं चल पाया, या उसे आगे कैसे चलाया जाना चाहिए। ये हम चिट्ठी लिखेंगे दोनों ऑर्गेनाइजेशन को, NFB को भी, AICV को भी, आगे इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है तो देखा जाएगा। लेकिन हम इस पक्ष में जरूर हैं कि केवल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यह ना समझें कि मैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हूं, मैं छोटे संगठनों से बात नहीं करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। सबको जोड़ करके ही काम संभव है। आज तो इस देश में सरकारें नहीं बन पा रही अपने बल पे बिना क्षेत्रीय दलों को जोड़े हुए, तो हम लोग तो वैसे भी काफी बिखरे हुए हैं, माइनॉरिटीज में हैं, तो हमें तो वैसे भी सबको जोड़कर चल करके बिल्कुल, क्योंकि कई बार सिंह साहब बात होती है तो कई लोगों के मुझे फोन आते हैं, कहते हैं कि देखो कोई आपका यूपी में अगर कोई इशू हो गया तो जिसका इशू है उसको ही निपटना पड़ेगा, कोई श्योर नहीं है कि हमारे लिए कोई आएगा। हालांकि हमारी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये बिल्कुल गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और चाहे वो एडवोकेसी की बात हो, चाहे किसी तरह की बात हो, बात वही आती है जो ऑर्गेनाइजेशन सोच लेती है कि ये प्रोजेक्ट हमने करना तो वो करना है, अगर उनके नहीं पसंद आया तो वो नहीं होगा। हाँ, हमें तो अभी प्रेशर ग्रुप के रूप में भी उभरना होगा। नैब का एक कल्चर है कि वो डायलॉग और इंटरवेंशन की बात करते हैं, एजिटेशन की बात नहीं करते। हमें एजिटेट भी होना चाहिए तमाम चीजों को लेकर के, और वो हम संस्कृति, वो कल्चर हम लाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो भारत सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से। और खासकर मुझे ये खुशी है कि रेडियो उड़ान इंडिया में पहला ऐसा माध्यम बना है जो लगभग पिछले 2 सालों से प्रेशर ग्रुप के रूप में काम कर रहा है और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस भी साथ दे रही हैं। हमें इस बात की भी बेहद खुशी है। तो मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा कि प्रेशर ग्रुप का काम किया जाए और सरकार को जागरूक किया जाए, क्योंकि कोई एक संगठन या कोई एक देश की सरकार अकेले पूरे देश के विकास में भूमिका नहीं अदा कर सकती जब तक उस क्षेत्र के संगठन और सरकार दोनों ही जागरूक ना हो और दोनों अवेकेंड ना हो इस संदर्भ में।
और दोनों कार्य करने की इच्छा शक्ति को, दृढ़ इच्छा शक्ति न रखते हों। और यही हमारी जिम्मेदारी है संगठनों की कि सरकार को जागरूक करें कि भाई वो भी करे और हमको सहयोग भी करे। आप बताइए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग हमारा बजट एनुअल 8 करोड़ का है और हमें 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है। तो इतना बड़ा डोनेशन तो बॉम्बे में एनएबी है इसलिए पा जा रही है, दिल्ली में तो पाना मुश्किल है कि 6 करोड़ और 7 करोड़ साल का हमें अनुदान मिल जाए, चंदा मिल जाए पब्लिक से। ये तो दिल्ली में नहीं संभव है। तो हमें सरकार के पैसों का भी उपयोग करना चाहिए। और मैंने तो देखा है जो भारत सरकार की व्यवस्था है और जो स्टेट वाइज उनकी वो है बजट है, उसमें मैं देखता हूँ उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगह का पैसा उपयोग ही नहीं हो पाता है। हाँ, साउथ में होता है पूरा उपयोग और वेस्ट में, महाराष्ट्र, गुजरात में भी होता है। पंजाब में भी सूरत कुछ ऐसा ही है, कोई यहाँ यूज नहीं होता कुछ भी। हाँ, तो दिल्ली कब जा रहे हैं एसके सिंह साहब अपने साथियों से मिलने? जी हाँ, दिल्ली जाना है मुझे जल्दी। अभी मैं तिथि तय नहीं कर पाया हूँ, इसलिए अपने साथियों को बताया भी नहीं हूँ। थोड़ी व्यस्तता इधर ज्यादा है। अब देखता हूँ, दिवाली से पहले ही मैं चाहता हूँ दिल्ली की विजिट होनी चाहिए। और कुछ डिपेंड करता है वहाँ साथियों की अपनी उनकी व्यस्तता रहे, क्योंकि जब मैं जाऊं तो हमारी जिम्मेदारी है कि सबसे मिलें, क्योंकि सबने मेरा बहुत साथ दिया है जमीनी लड़ाई में। तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं नायब से, ये भी उन्हें बताएं, और बाकी और जो संघर्ष वो कर रहे थे उसमें वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो भी बातचीत हो उनसे। तो अभी नेशनल जनरल सेक्रेटरी बन के नैब के ये आप कितना रिलीफ हो रहे हैं, या ये आपको बहुत चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं? क्योंकि कुर्सी नहीं, रिलीफ तो मैं बिल्कुल नहीं महसूस कर रहा हूँ। मैं इसे मानता हूँ एक हमारे लिए चुनौती है और हम गंभीर हैं इस विषय पर कि हमें अपने आप को अच्छा भी साबित करना है, जनता के विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है और दृष्टिहीनों के कल्याण के क्षेत्र में काम करना है। ये 3-4 बातें हैं हमारी। ऑडियो लाइब्रेरी और ब्रेल प्रेस के बारे में कुछ कहेंगे? कुछ ज्यादा काम वहाँ नहीं हो रहा। डीजी के बारे में भी, जो डीजी फोरम इंडिया, हाँ, वो ज्यादा संतुष्ट नहीं है नैब से। जी हाँ, नहीं होंगे अभी। उस ब्रेल प्रेस का तो है, उनका ठीक ठाक प्रोडक्शन है, ओवर टाइम में भी हम काफी पैसा खर्च करते हैं और हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ऑर्डर बहुत मिलता है। तो हमारा ब्रेल प्रेस का प्रोडक्शन महाराष्ट्र तक सीमित है, हम उसे बाहर नहीं ला पाए हैं। कुछ पत्रिकाएं हम जरूर चलाते हैं जो इधर आती हैं, ब्लाइंड बेल क्या है वो, उनका ज्ञान भारती है और इस तरह का कुछ है, मुझे नाम नहीं याद है इस समय, हो सकता कुछ गलत बोल रहा हूँ। दीप शिखा है एक, इस तरह की पत्रिकाएं हैं जो उत्तर भारत में कुछ आती हैं लेकिन लिमिटेड हैं, महाराष्ट्र तक लिमिटेड है वो ज्यादातर। तो उन पत्रिकाओं को बढ़ाना है, लेकिन प्रोडक्शन हमारा सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं कि ब्रेल बुक्स हम कम छापते हैं, हम ब्रेल बुक्स छापते हैं पर्याप्त, लेकिन वो ब्रेल बुक्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक ज्यादा सीमित। और ऑडियो जहां तक डीजी का मामला है, डीजी फॉर्म को हम सुधार करेंगे क्योंकि उसकी बढ़ती हुई है मांग, उसकी बढ़ रही है, तो उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। हम तो जब बचपन में कभी टाक की बात सुनते थे तो वो केवल नायब का ही नाम आता था कि उनका वो क्या पुराने जमाने का जो रिकॉर्डर प्लेयर होता था वो आता था और उससे लोग पढ़ते थे बहुत से ब्लाइंड यूपी में। हम तो खैर नहीं रहे मेंबर उनकी लाइब्रेरी के कभी, लेकिन अगर उस जमाने में उसके नाम को हम सुनते थे तो एक अप्रत्याशित सा तो लगता था कि भाई ये बड़ा काम है और कैसे भेजते हैं, कैसे आता है, तो उस काम को हमें आगे बढ़ाना है। और आज डीजी फोरम इंडिया का जो काम है बहुत अच्छा है और वो ब्लाइंड की बड़ा आसान है उनको मुहैया कराना। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, जितना भी बढ़ा सकें। अभी हमने उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत देखा नहीं है, इसे देखेंगे। बिल्कुल जल्दी हम आपके साथ एक शो करेंगे अगले 4-5 महीने में, तो ज्यादा डिटेल में आपके साथ बात करने अगर आप मार्च तक करिए तो हम आपको कुछ नई चीजें, क्रांतिकारी चीजें बताने में सक्षम हो सकेंगे। जी, तो सर आपके क्लोजिंग कमेंट? बस हमें आप सबका सहयोग चाहिए, दृष्टिहीन समाज का, कि उत्तर भारत में जो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है, पहली बार नैब में प्रेसिडेंट और जनरल एचएसजी दोनों ही स्टेट के बाहर के हैं और दोनों ही ब्लाइंड हैं। ये एक पहली बार हुआ है पूरे इतिहास में। तो अभी तो कोशिश करेंगे फॉर द और ऑफ द खत्म किया जाना चाहिए और ये ब्लाइंड के लिए काम करें, ब्लाइंड लोग काम करें और वहाँ की मानसिकता को बदला जाना चाहिए। बदलने की हम कोशिश करेंगे कि हम स्ट्रगल के क्षेत्र में भी उतरें, अधिकारों की लड़ाई भी लड़ें जो वहाँ नहीं लड़ी जाती नैब के द्वारा कभी, उसको भी हम लाने की कोशिश करेंगे कि वो दिल्ली तक, और अपने हम दिल्ली के स्टेट को मजबूत करने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली, क्योंकि हम बॉम्बे से आंदोलन डायरेक्टली चाहे कि चला लें बिना कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट ब्रांचेज और इन सब के उत्तर भारत के, तो वो संभव नहीं होगा।
इसलिए पहला तो हम लीडरशिप सेमिनार भी करने को सोच रहे हैं जल्दी से जल्दी, और हम आप सबसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आपका इंटरव्यू हमेशा सकारात्मक दृष्टि से होना चाहिए, कल्याण के लिए होना चाहिए, किसी की आलोचना के लिए नहीं, और आलोचना के लिए नहीं की जानी चाहिए, कॉन्स्ट्रक्टिव उसके लिए होना चाहिए, समालोचना होनी चाहिए विकास की दृष्टि से। और चाहे वो नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड हो, चाहे वो AICB हो, चाहे NAB हो, इन सब का मोटो एक है। काम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं या व्यक्ति कुछ गलत हो सकता है, पर संगठन कोई भी गलत नहीं है, और इन संगठनों को जोड़कर अगर समाज के कल्याण में कुछ काम हो सकता है तो वो आगे करने का प्रयास हम करेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके उड़ान रेडियो के माध्यम से हमारे दृष्टिबाधित साथियों को ये संदेश मिलना चाहिए कि NAB भी एक संस्था है और उसे उत्तर भारत में और आगे बढ़ाने में वो हमारा सहयोग करे। हम हर कदम पे आपका साथ देंगे और यही उम्मीद करते हैं कि डिस्कशंस में नैब के रिप्रेजेंटेटिव हमें मिलते रहेंगे, ताकि हम लोगों तक नैब की बातें जोरों शोरों से पहुंचाएं और आप लोगों को सामान्य लोगों के साथ कनेक्ट करें। यही हमारा प्रयास है और हम हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में ही विश्वास रखते हैं। तो इसीलिए हम आपके पक्ष के लिए सीधी बात करते हैं हमारे पैनलिस्ट से, ताकि वो ओपनली अपनी बात को रख सके। थैंक यू सो मच सिंह सर प्रोग्राम में आने के लिए। उम्मीद है इन फ्यूचर भी आपका साथ हमें मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे सत्य कुमार सिंह जी से, जो कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया के महासचिव बने हैं। आपको ये भी बता दें कि जो 20 तारीख को केस हाई कोर्ट ने एडमिट करना था या ना करने पर अपना फैसला सुनाना था, वो अब 20 से 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। बहरहाल हमारी यही कामना है कि SK सिंह जी बढ़ चढ़कर काम करें। जैसे इन्होंने बताया कि सबसे पहले इन्होंने उन लोगों जो बच्चों को खाना नहीं दिया जा रहा था, सबसे पहले वहां पर खाना लागू करवाया। इन्होंने ये भी कहा ब्रांचेस की ओर ध्यान दिया जाएगा। नॉर्थ इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी कम है तो उसकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जाएगा और ब्लाइंड दोस्तों के हित में काम करेंगे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि इंटरव्यू में हम तमाम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऐसी दलीलें देते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कितना काम होता है, क्या SK सिंह जी कुछ तब्दीलियां कर पाएंगे, क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे कम्युनिटी में, क्या लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर पाएंगे, ये देखना आपके लिए भी इंटरेस्टिंग है, हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग है। और क्या इनका AICB और NAB के साथ रिलेशन रहता है, नेशनल और इंटरनेशनल मंचों पर किस तरह से रिप्रेजेंट करती है नैब इंडिया, ये भी देखने को इंटरेस्टिंग हो। बहरहाल मुझे इजाजत दीजिए और मैं फिर मिलूंगा आपको एक ऐसे ही शो के साथ, कुछ और पर्सनैलिटीज के साथ, करेंगे तीखी बात। बने रहें आप रेडियो उड़ान पर। गुड नाइट, टेक केयर। अगला प्रोग्राम बिल्कुल तैयार है, इसी तरह सुनते रहिए, अपना प्यार बख्शते रहिए रेडियो उड़ान को, और हम आपकी खिदमत में नए से नए प्रोग्राम लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स। ओह शट अप यार MK, तूने उसका चेहरा थप्पड़ मार के लाल क्यों कर दिया? मैं क्या करूं यार, वही तो बोला, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। जस्ट शट अप यार। To know more, log on to www.radioudan.com. Keep listening and keep laughing with Radio Udan, A Flight of Life.